जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1 महीने का समय हमारे पास शेष है। सो अगर हम बात करें नेट एग्ज़ाम्स की, तो उसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से जो टॉप मेरिट वाले लोग होते हैं जो कि जेआरएफ पाते हैं, वो 50 में लगभग 35 से 32 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। तो अगर आपने पेपर 1 में 25 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए या 20 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, तो आप मान के चलिए कि आप रेस में बने हुए हैं। और अगर आपका जेआरएफ नहीं होता तो आपका नेट तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि पेपर 2 में लगभग सभी का एक एवरेज स्कोर आता है, क्योंकि सभी ने लगभग सेम चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। तो डिफरेंस आता है पेपर 1 में। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए लोगों को भ्रम न हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट होता है पेपर 1 में कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। और जब समय कम होता है तो इसी कन्फ्यूजन में ज़्यादा पढ़ाई तो हो जाती है, लेकिन काम वाली पढ़ाई नहीं होती है। तो इस वीडियो को बनाने का यही है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि फर्स्ट यूनिट है और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। इसके पहले हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड और इसके अलावा हम लोगों ने हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल पर जा कर के आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना ज़्यादा समय गवाए हम लोग आज के इस वीडियो को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको लास्ट तक देखिएगा, आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 है, जो कि नेट के फर्स्ट पेपर का। इस यूनिट की खास बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपको सामान्य समझ है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को किस तरीके का होना चाहिए, कौन कौन सी विधियां हैं जो कि एक जिसमें शिक्षक पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको सामान्य समझ है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, वरना ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो बहुत सी बातें हम लोगों ने अपने अनुभवों से देखी है, उसी को शब्दों के माध्यम से पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है एजुकेशन। एजुकेशन एडुकेटम, जो कि लैटिन वर्ड है, उससे मिलकर के बना है। तो ई और डूको मतलब कि अंदर से, और डूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो एडुकेटम दो शब्दों ई और डूको से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करना। मतलब कि कोई अगर बालक है तो उसके अंदर जो उसकी गुण हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनको विकसित करके उसका टोटल डेवलपमेंट करना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु संस्कृत के शब्द से मिल कर के बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। इससे संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। और जे.एस. मैकेंजी ने कहा कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उनके प्रवर्तकों के बारे में। तो सबसे पहले आता है बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना, जिसे महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। फिर समग्र शिक्षा, इंटीग्रल एजुकेशन की अवधारणा अरविंदो घोष ने दी थी। भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पक्ष पर जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने दिया था। शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क में परिवर्तन की बात जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी द्वारा की जाती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक शिक्षा की बात जॉन डेवी करते हैं। जॉन डेवी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जाना माना नाम है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत विकास के माध्यम से स्व शिक्षा की बात मारिया मॉन्टेसरी ने की थी। इन्हीं के नाम पर मॉन्टेसरी स्कूल्स की सीरीज चलती है। फिर आता है किंडरगार्टन, जिसकी अवधारणा फ्रोबेल ने दी थी। किंडरगार्टन में बेसिकली सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सोशल कोऑपरेशन मतलब कि सहयोग के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया जाता है। फिर आता है आपका नो फॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक शिक्षा। इसे रूसो ने दिया था। रूसो ने कहा था कि प्रकृति एकमात्र शिक्षक है, कोई भी हमें सिखा नहीं सकता, केवल प्रकृति ही हमें अपने अनुभव द्वारा हमको चीज़ों को सिखाती है। ठीक है, तो उसे उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा कहा था। तो ये कुछ शिक्षा की महत्वपूर्ण अवधारणाएं थीं जिसको हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार की। तो शिक्षा के बेसिकली 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला आता है आपका फॉर्मल, औपचारिक शिक्षा। ये स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा होती है। स्कूल जो है ग्रीक वर्ड स्कोल से बना होता है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। मतलब कि जब आप छुट्टी जिस जगह पे मनाते हो उसको स्कूल कहा जाता है। लेकिन जो वर्तमान समय में हम लोग स्कूल को यूज करते हैं वो पुराने समय से भिन्न है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि स्कूल किस शब्द से बना है। फिर दूसरा आता है आपका इनफॉर्मल, जिसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ये परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस इत्यादि से हमको सीखने को मिलता है। इस शिक्षा का महत्व ये है कि ये भाषा, सभ्यता, धर्म, आचरण, संस्कृति, इनसे संबंधित जितने भी ज्ञान होते हैं वो हमको इस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होते हैं। फिर तीसरा होता है आपका नॉन फॉर्मल, निरौपचारिक शिक्षा। ये बेसिकली औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग होता है। बेसिकली विद्यार्थी कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं और कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से अनियंत्रित होते हैं। मतलब कि औपचारिक जो कि स्कूल वाला शिक्षा है, अनौपचारिक जो कि आप आस पड़ोस से सीखते हैं। तो नॉन फॉर्मल में दोनों का एक समायोजन किया जाता है, जैसे कि आपका प्रौढ़ शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग। तो देखिए, जब भी आप प्रौढ़ शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, या आप स्कूली शिक्षा भी ले रहे हो लेकिन आपको बच्चों की तरह वैसा डिसिप्लिन नहीं ले करके चलना है। तो दोनों का एक बीच का मार्ग निकाला जाता है, वही आपका नॉन फॉर्मल या निरौपचारिक शिक्षा होती है। फिर आता है आपका टीचिंग, शिक्षण। शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है शिक्षा प्रक्रिया को प्रबंधित और निर्देशित करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है, टीचिंग इज द पर्पजफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस को डायरेक्शन देने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है उसी को टीचिंग कहा जाता है। और जो इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को पूरा करता है उसे टीचर कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टीचिंग मॉडल्स की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो टीचिंग मॉडल्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका पेडागॉजी, दूसरा होता है एंड्रेगॉजी और तीसरा होता है आपका ह्यूटेगॉजी। तो पहले हम लोग बात करते हैं पेडागॉजी की। पेडागॉजी परंपरागत दृष्टिकोण को कहा जाता है। इसमें बेसिकली टीचर का रोल ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग शिक्षण की कला और विज्ञान के बारे में, इसको शिक्षण का कला या विज्ञान कहा जाता है। पेडागॉजी को आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग कहा जाता है। जो भी हम लोग सीखते हैं अभी तक, जैसे स्कूल में हम लोग रहे हैं, तो उसमें जिस तरीके से टीचर्स हमको पढ़ाते हैं या जो टीचिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उसी को पेडागॉजी कहा जाता है। ठीक है, फ्रेडरिक हर्बर्ट ने यूनिवर्सल पेडागॉजी की बात की थी। पेडागॉजी में शिक्षण के 5 चरणों की बात होती है: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। इसमें मुख्य फोकस बच्चे पर होता है। ठीक है, तो बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो पेडागॉजी के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, जबकि उनका बहुत ज़्यादा मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ रहता है, वो खुद से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो उस समय में जो अगर हम बात करें, उस समय जो शिक्षा का स्तर होता है उसी को पेडागॉजी कहा जाता है, जो कि स्कूल्स में दी जाती है। फिर आता है एंड्रेगॉगी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वो बेसिकली बहुत सी बातें खुद से सीखने लगते हैं। वो खुद से गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों से सीखते हैं, खुद का मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरीके से जब व्यक्ति खुद से चीज़ों को सीखने लगता है
तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये जो सीखने का मॉडल है, इसे एंड्रेगॉगी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है ह्यूटेगॉगी। ये एंड्रेगॉगी का भी विकसित रूप है। देखिए, कॉलेजेस में या बड़े होने पर लगभग सभी लोग एक सामान्य स्तर पर चीज़ों का मूल्यांकन करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे भी ज़्यादा उस समाज में सभी लोग सामान्य स्तर के अगर मानसिक योग्यता के हैं, तो कुछ जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो और भी ज़्यादा चीज़ों को समझ रखते हैं। तो जब व्यक्ति खुद बहुत ज़्यादा, जो लर्नर है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के लिए योग्य हो जाता है, सक्षम हो जाता है, तो उस स्तर को, उस मॉडल को ह्यूटेगॉगी कहा जाता है। ठीक है, इसे डबल लूप ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो हाईली ऑटोनॉमस होते हैं, मतलब कि उनको किसी से सीखना नहीं पड़ता है, वो खुद से सीखते हैं। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कि उनको बता सके, क्योंकि वो जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसको कभी भी किसी ने नहीं सिखाया। फॉर एग्जांपल बुद्ध है, बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो उनको कोई सिखा नहीं पाया कि इसको कैसे प्राप्त करना है, उन्होंने उसे खुद से सीखा। तो आप कह सकते हो कि वो जो मॉडल था वो क्या था, ह्यूटेगॉगी था, खुद से रियलाइजेशन करना था। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण स्तर की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो शिक्षण स्तर के 4 स्तर बताए गए हैं। पहला होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, उसके ऊपर होता है आपका मेमोरी लेवल, उसके ऊपर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और उसके ऊपर होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने दिया था। ये बेसिकली टीचर सेंटर्ड होता है, चीज़ों को बस रट लेना होता है, तो उसी को मेमोरी लेवल कहा जाता है। बच्चे जब होते हैं तो वो चीज़ों को समझते नहीं है, तो उनको केवल रटाया जाता है। जैसे 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया, पहाड़े हो गए, तो क्या होता है, बच्चों को समझाया नहीं जाता कि ये क्या है, कहा जाता है कि आप लोग इन चीज़ों को रट लो। तो ये जो लेवल होता है आपका, उसको मेमोरी लेवल कहा जाता है। फिर उसके ऊपर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 10th 12th में जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती है। इसको मॉरिसन ने दिया था। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, इसमें विषयों को समझाया जाता है, बच्चे उसको समझ जाते हैं। ठीक है, फिर जब उसके बाद जब बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं या वयस्क होते हैं, तो उनका मस्तिष्क विकसित होकर के रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंच जाता है। इसको हंट ने दिया था, और ये बेसिकली लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, बल्कि जो स्टूडेंट है वो खुद से चीज़ों को समझने लगता है, सीखने लगता है, उसके अंदर विश्लेषण की क्षमता विकसित हो जाती है। अब इन्हीं चीज़ों को एक क्रम में, एक पिरामिड में मॉरिस एल बिगी ने टीचिंग पिरामिड के तौर पर दिखा दिया था, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको याद कैसे करना है, पहले क्या है, आप लोग देखो पिरामिड में MUR लिखा है, तो नीचे से पढ़ो MUR। तो M क्या है, M हर्बर्ट, मेमोरी लेवल हर्बर्ट, फिर U मॉरिसन, फिर R हंट। तो नीचे से पढ़ो MUR हर्बर्ट मॉरिसन हंट। तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया, और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया। ठीक है, और इस पिरामिड को किसने बनाया, मॉरिस एल बिगी ने। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। तो मेमोरी लेवल बेसिकली थॉटलेस टीचिंग होती है, इसमें रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये टीचर सेंटर्ड होती है, शिक्षक पर केंद्रित होती है, शिक्षक का इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये साइकोलॉजिकली इसको कॉग्निटिव लेवल टीचिंग कहा जाता है, संज्ञानात्मक शिक्षण स्तर इसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्कूल में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, उनको टीचर जो बता दिया उनको बस वही याद कर लेना रहता है। तो इसी को मेमोरी लेवल कहा जाता है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें तथ्यों के पूर्ण उपयोग को देखने की बात होती है, इसमें संबंधों को देखना होता है कि आखिर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। इसमें एक सामान्य दृष्टि की बात होती है, और ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। जैसे कि आप जब 10th 12th में पहुंचते हो तो एक डेवलप हो जाता है आपका दिमाग, आप चीज़ों को एनालिसिस करने लगते हो, तो उस लेवल को ही अंडरस्टैंडिंग लेवल कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। जब आप किसी विषय पर गहन चिंतन करने की आपकी क्षमता हो जाती है, तो उस लेवल को रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है।
ये लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं होती है, व्यक्ति खुद ब खुद चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल्स हो गए, प्रोजेक्ट हो गया। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो प्रोजेक्ट में आप क्या करते हो, आपकी खुद की सोच होती है, उसमें कोई आपका सहयोग नहीं करता। आपको खुद की अपनी रचनात्मकता, अपनी सोच समझ लगा करके चीज़ों को सीखना होता है, असाइनमेंट पूरा करना होता है। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्टिव लेवल जब डेवलप हो जाती हैं तभी हम कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की, शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में। तो ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया था, जिसमें पहला होता है आपका कॉग्निटिव उद्देश्य, संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें इन्होंने ब्रेन मैकेनिज्म की बात की थी। मतलब कि कॉग्निटिव उद्देश्य होता है शिक्षा का कि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को वो तेज कर दे, आप चीज़ों को याद कर सको, चीज़ों को समझ सको, चीज़ों को विश्लेषण कर सको। तो ये सारे जो काम आप कर पाते हो वो ब्रेन जब डेवलप होगा तभी कर पाओगे। तो ये उद्देश्य शिक्षा का होता है। फिर शिक्षा का दूसरा होता है उद्देश्य होता है अफेक्टिवनेस, प्रभावात्मक उद्देश्य। ये आपके हार्ट मैकेनिज्म को इफ़ेक्ट करता है। ये भावनात्मक पहलुओं को आप में उसको विकसित करता है। आप प्रेम, घृणा, सहयोग जैसे भावनाओं को आप महसूस करना शुरू करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं आप लोग तो उस समय आप जिद करते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आप समझते हैं कि नहीं, किन बातों पर हमको जिद नहीं करना चाहिए, किन बातों को हमको समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब आप शिक्षित हो जाते हैं। तो शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है अफेक्टिवनेस। ठीक है, फिर थर्ड आता है साइकोमोटर उद्देश्य। तो साइकोमोटर बेसिकली मोटर मैकेनिज्म पे काम करता है। आपकी जो मानसिक दक्षता है, जो आपका एक स्किल होता है, आपको अगर समाज में रहना है तो आपको कुछ ना कुछ रोज़गार करना होगा, कुछ ना कुछ काम करना होगा। तो वो काम करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए। तो उस स्किल को सिखाने का काम भी शिक्षा का ही होता है। ठीक है, तो उसी को मोटर मैकेनिज्म कहा जाता है। तकनीकी दक्षता को सिखाने का उद्देश्य भी शिक्षा का है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो कि शिक्षा पूरी करती है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कि शिक्षण के कुछ नियम होते हैं, टीचिंग के कुछ रूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो सरल से होकर के जटिल तक पहुँचे। सरलता से जटिलता तक पहुँचना मतलब कि कोई भी एक एग्जाम्पल है, कोई भी एक थियरी है, तो टीचर क्या करता है, पहले वो सरल एग्जाम्पल लेता है, इजी एग्जाम्पल्स लेता है, फिर वहाँ से वो उसको लेवल ऊपर करते करते वो जटिल तक पहुँचता है। फ्रॉम नोन टू अननोन, कोई चीज़ ज्ञात है उसको पकड़ करके अज्ञात तक पहुँचना। दृश्य से अदृश्य तक, कोई कॉन्सेप्ट है उसको पहले वो स्टूडेंट्स को उन एग्जाम्पल से बताएगा जो कि देखे जा सकते हैं अपनी आँखों से। और जब उसने उन बातों को सिखा दिया तो फिर वो उनसे कोई ऐसे कॉन्सेप्ट को सिखा सकता है जो कि अदृश्य होते हैं। फिर स्थूल से सूक्ष्म और अनिश्चित से निश्चित तक पहुंचने की प्रक्रिया, ये शिक्षण के कुछ प्रमुख नियम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर की, प्रभावी शिक्षण व्यवहार की। एक शिक्षक प्रभावी कब होता है, जब उसमें क्लैरिटी होती है, जब वो स्पष्ट होता है किन चीज़ों को लेकर के, अपने उद्देश्य को लेकर के कि आखिर जो हम शिक्षण कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ज्ञान की स्पष्टता होती है जब उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से होती है। व्यक्तिगत भिन्नता को जब वो समझता है कि हर बच्चा एक नहीं होता है, हर बच्चे की समझ एक नहीं होती है, जब वो संतुलन को लेकर के चलता है, ये सारी बातें जब होती हैं तो वो टीचिंग अफेक्टिव होती है। फिर बात आती है वैरायटी की। ठीक है, वैरायटी होनी चाहिए, भिन्नताएं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए। बोलने की शैली, शारीरिक हाव भाव, विद्यार्थियों की सहभागिता, ये सभी प्रभावी शिक्षण व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। टास्क ओरिएंटेशन मोस्टली इन क्लास होनी चाहिए, मतलब कि बच्चों को करके सिखाने की बात होनी चाहिए, उनको मोटिवेट करते रहना, उनको सक्सेस कैसे पाना है, ये सारी बातें सिखाना, ये सभी कुछ टीचिंग बिहेवियर में आता है। फिर एंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क, पढ़ाई को विद्यार्थी द्वारा स्वयं पढ़ने हेतु प्रेरित करना, ये भी एक प्रभावी शिक्षक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की शिक्षण विधियों की। तो बेसिकली वो शिक्षण विधियाँ जो कि टीचर सेंटर्ड होती हैं, जिसमें टीचर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपके लेक्चर मेथड होता है, टीम टीचिंग मेथड होता है। टीवी और वीडियो पर जब जैसे आप लोग अभी यूट्यूब पर देख रहे हो तो क्या है, इसमें टीचर सेंटर्ड है। हम जो आपको बता रहे हैं आप वही सुन पा रहे हो, हम आपका फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, या फिर उस इफ़ेक्टिव वे में नहीं ले पा रहे जिस वे में लेना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे टीचर सेंटर्ड। फिर होता है आपका डायरेक्ट टीचिंग, संवादात्मक शिक्षा, ठीक है। तो जितनी भी शिक्षा हम लोग स्कूल्स में लेते थे उसको आप टीचर सेंटर्ड में आप लोग गिन सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट एग्ज़ाम्स में कि आप बताइए कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप बताइए कि इनमें से कौन से टीचर सेंटर्ड हैं या कौन से लर्नर सेंटर्ड हैं, तो आपको अनुमान होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें लर्नर सेंटर्ड विधियों के बारे में तो ट्यूटोरियल्स हो गए, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, इसमें बच्चे खुद से करके सीखते हैं। केस स्टडी हो गई, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हो गया, इंटरैक्टिव वीडियोज़ हो गए, जिसमें कि जैसे लाइव सेशन होते हैं, तो लाइव सेशन में क्या होता है, बच्चे भी कमेंट करते रहते हैं साथ साथ और टीचर भी अपनी क्लासेस लेता रहता है। ओपन लर्निंग हो गई, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इस मेथड की खास बात यह है कि बच्चा किसी परेशानी का हल बिना किसी सहायता के खुद ही खोज लेता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, लर्नर सेंटर्ड होते हैं, विद्यार्थी केंद्रित होते हैं, विद्यार्थी की भूमिका होती है अपने सीखने में, टीचर उसको बहुत कुछ नहीं सिखाता बल्कि वो खुद से बहुत कुछ सीखता है इसमें। फिर आता है आपका मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें आपके टीचर और लर्नर दोनों पर केंद्रित होता है ये, मतलब कि टीचर भी सीखता है और लर्नर भी सीखता है और दोनों एक दूसरे के सीखने के साथ साथ एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते भी हैं, तो इसे मिक्स्ड स्ट्रैटेजी कहा जाता है। जिसमें जो इम्पॉर्टेंट आपके मेथड्स हैं वो हैं ग्रुप डिस्कशन हो गया, सेमिनार हो गया, सेमिनार्स हो गए, पैनल डिस्कशन हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ आपको एक पजल दे दिया जाएगा, कुछ एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आप उस पर मंथन करने को आप मजबूर हो गए। कोई एक ऐसा प्रश्न हो गया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा और आप सोच रहे हो, उस गुत्थी को सुलझा रहे हो, तो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। फिर प्रोजेक्ट मेथड्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, केस स्टडी होते हैं, रोल प्ले हो गया जैसे नाटकों के द्वारा, सैमुलेशन जैसे कि कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण वास्तविक से मिलता जुलता और उससे सीखना, मतलब कि कोई हमने एक एनवायरनमेंट बना लिया सिखाने के लिए और फिर बच्चों को हमने कैरेक्टर्स बना दिए और फिर हम सभी उस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, कैसे हुआ होगा, उसको सीखना, ये सिमुलेशन होता है। तो इसमें बच्चे और टीचर दोनों सीखते हैं। फिर अगला आता है डेमोन्स्ट्रेशन, जिसे करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स, जिसमें पहला आता है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, MOOC। ये क्या होते हैं, तो देखो सिंपल सा है, इसमें जो जो इसका फुल फॉर्म है उसको हमको देखना चाहिए। पहले क्या लिखा है, मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बड़ा, मतलब कि 1000, 100, 200 या लाखों में। तो मैसिव का मतलब है कि ऐसे कोर्सेज जो कि क्या है, मैसिव हैं, मतलब कि उसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, केवल एक कोर्स नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ओपन, मतलब कि ओपन है, इसको कोई भी सीख सकता है, इसमें पैसे नहीं लगने वाले, ठीक है, ओपन है, पेड नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, ऑनलाइन है, मतलब कि ये ऑफलाइन क्लासेस या कोचिंग टाइप में नहीं है बल्कि ऑनलाइन है, आप इसको मोबाइल पर देख सकते हो, अपने लैपटॉप पर देख सकते हो। तो ऐसे कोर्सेज जो कि मैसिव हो, ओपन हो और ऑनलाइन हो, तो उन्हीं को मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कहते हैं, MOOC, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो इसको आराम से देखना चाहिए। भारत दुनिया में MOOC कोर्सेज को यूज करने के मामले में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
एमओओसी कोर्सेज प्राइवेट या निजी कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसकी शुरुआत 2008 में जॉर्ज साइमंस और स्टीफन डॉविंस ने की थी। तो इन्होंने इसे कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008 के नाम से इन्होंने इसको शुरुआत की थी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CCK08 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बेसिकली ये कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के लिए बनाया था और इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगर आपको किसी MOOC कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले है कि आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करना होगा। जैसे कि कोई भी कोचिंग है तो आप उसको पहले सेलेक्ट करते हो। तो जैसे कुछ प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आपका स्वयं है, IITBX है, मोकिट है, NPTEL है। इस तरीके की आपने किसी एक प्लेटफॉर्म को आपने चूज किया, ठीक है। फिर आप उस वेबसाइट पर जाओगे, उस प्लेटफॉर्म पर जाओगे, वहाँ पर अकाउंट ओपन करोगे, साइन अप करोगे, लॉगिन करोगे। फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आप कैसे सीखना चाहते हो। फिर उसके बाद आप उसमें एनरोल करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, जितने भी ड्यूरेशन का वो आपका कोर्स होगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का या 1 साल का, आप उसमें उसको कंप्लीट करोगे और इस तरीके से आपने अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, माइक्रो क्रेडेंशियल्स। तो ये क्या होते हैं, ये एक सीरीज ऑफ रिलेटेड MOOCs होते हैं जो कि एक पर्सन को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने में सहायता देते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है माइक्रो मास्टर्स, सेकेंड है स्पेशलाइजेशन एंड थर्ड है नैनो डिग्रीज, ठीक है। तो कुछ MOOC प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके नाम हैं, कोर्सेरा हो गया, फिर एडेक्स हो गया, यूडेसिटी हो गया। कोर्सेरा फेमस है डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ को लेकर के। एडेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यूडेसिटी सेल्फ ड्राइविंग कार इंजीनियर्स को नैनो डिग्री प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर MOOC प्लेटफॉर्म्स जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनमें आपका इग्नू का नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है। साक्षात एक प्लेटफॉर्म है जो कि कंटेंट प्रोवाइड कराता है। ERNet है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। एडूसेट एक सैटेलाइट है जो कि इंडियन एजुकेशन की जो नीड है उनको पूरी करता है। इसे इसरो ने लॉन्च किया था। आप लोग बताइएगा कि एडूसेट किस ईयर में लॉन्च हुआ था, ठीक है। फिर आपका CEC है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी डोमेन के हो, ठीक है, और अगर आप नेट का प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल हो सकता है जिससे आप चीज़ों को सीख सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है, ठीक है। तो यूट्यूब पर आप लोग CEC सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लिबनेट। इसे इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर कहा जाता है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी को जोड़ने की बात करता है। फिर EPG पाठशाला है, अध्ययन है जिसमें बुक्स मिलती हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ फेमस MOOC प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको पता भी होने चाहिए एंड आपके एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है आपका NPTEL जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, 4 मेन है। तो NPTEL इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2003 में शुरू किया गया था। ये फ्री कोर्सेज़ को प्रोवाइड कराता है। सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। फिर ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट है आपका मूकिट। ये IIT कानपुर ने 2014 में शुरू किया था। इसकी ख़ास बात यह है कि ख़राब इंटरनेट होने पर भी आप इसमें कोर्सेज़ को रन कर सकते हो, अपने वीडियोज़ को देख सकते हो। तो गाँवों में जैसे कि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर भी आप इसके थ्रू अपने कोर्सेज़ को रन कर सकते हो, ये इसकी ख़ास बात है। फिर नेक्स्ट है आपका IITBX। ये IIT बॉम्बे ने 2014 में शुरू किया था। ये ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल है, मतलब कि आप इसमें क्लासेस ले सकते हो, इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ टीचर डायरेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्वयं, जिसे आपके मानव संसाधन मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर के 2016 में बनाया था। स्वयं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। स्वयं की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स।
इसे 2016 में स्टार्ट किया गया था। MHRD और AICTE ने इसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल करके। ये एक स्वदेशी MOOC प्लेटफॉर्म है जो कि अच्छी गुणवत्ता का शिक्षा प्रदान कराती है, जिसे किसी के भी द्वारा किसी भी समय और कहीं से भी, अगर आपके पास कोई एक लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्वयं प्रभा। तो स्वयं तो आपका एक प्लेटफॉर्म हो गया। स्वयं प्रभा 32 DTH चैनल्स का एक ग्रुप है जो कि 24/7 आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता है। इसे GSAT-15 सैटेलाइट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा आप लोग अगर DTH अगर आपके घर में होगा तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। इस पर हर समय कोर्सेज रन होते हैं। कोविड के टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। तो अब हम लोग बात करते हैं लर्निंग, जिसे हिंदी में अधिगम कहा जाता है। तो लर्निंग की कुछ प्रमुख परिभाषाएं कि आखिर लर्निंग क्या होता है। तो गेट्स ने कहा था कि सीखना या लर्निंग अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग क्या है? एक्सपीरियंस के द्वारा बिहेवियर में चेंजेस हैं। ठीक है, स्किनर ने कहा था कि सीखना क्या है? विकसित व्यावहारिक अनुकूलन की प्रक्रिया है। मतलब कि अपने बिहेवियर को आप जब बहुत ज़्यादा अनुकूलित करते हो, समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं तो आप भी अपने आप को बदल रहे हो, तो ये क्या है? आप सीख रहे हो, आप समय के हिसाब से खुद को बदल रहे हो, यही सीखना होता है इनके अनुसार। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण लर्निंग थियरीज है, कुछ महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत हैं, उनको हमको पता होनी चाहिए। तो इसमें पहला है बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। व्यवहारवादियों के द्वारा ये कहा जाता है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए। तो ये प्रेक्षणीय और मापनीय पहलुओं पर बात करते हैं। जो कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, संज्ञानात्मक पक्ष की जो लोग बात करते हैं वो बात करते हैं कि भीतर से ज्ञान का उदय होना चाहिए, वही लर्निंग है। ठीक है, मतलब कि खुद से सीखना। फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट संरचनावादियों के अनुसार है कि अनुभवों द्वारा सीखना चाहिए, मतलब कि करके सीखना चाहिए। ताजमहल क्या है, ये बुक में पढ़ने के बजाय वहाँ जा कर के देखना चाहिए। ठीक है, तो ये बात करते हैं अनुभवों द्वारा सीखने की। क्योंकि हम लोग लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो लर्निंग एक इंसान जब सीखता है तो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक का जो पूरा रेंज है तो उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात आती है एडोलेसेंस लर्नर्स की, किशोरावस्था शिक्षार्थियों की। तो इनके लिए जो मेथड होता है वो पेडागॉगी होता है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था पेडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी। तो बच्चों के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? पेडागॉगी। तो एडोलेसेंस किशोरावस्था, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व किशोरावस्था, जो कि 10 से 12 वर्ष तक के बीच की मानी जाती है। इसमें अंगों का विकास होता है। फिर दूसरा होता है मध्य किशोरावस्था, जो कि 12 से 16 साल के लिए होती है। इसमें भी आपके शारीरिक अंगों का और तेज़ विकास होता है, लेकिन लड़कियों में जो विकास है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है इन कंपेयर टू लड़कों के। लड़कियों की हाइट भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जबकि लड़कों की हाइट बाद में बढ़ती है। तो मिडिल के बाद आता है आपका परा किशोरावस्था, जो कि 16 से 19 साल तक के बीच की होती है। ये ऐसा फेज होता है जबकि आप वयस्क होने के कगार पर होते हो, तो इसे संक्रमण काल कहा जाता है वयस्क अवस्था में। ठीक है, WHO ने किशोरावस्था की जो एज बताई है वो 10 से 19 साल के बीच में बताई है। पीएड के अनुसार शिक्षार्थी के जो मस्तिष्क का विकास का चरण होता है वो 4 चरणों में होता है, जिसमें पहला उन्होंने कहा था इंद्रिय काल, 0 से 2 साल के बीच में, मतलब पैदा हुआ तब से 2 साल तक में बच्चे के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो इंद्रियां होती हैं, उनके विकास का काल होता है 2 साल तक। फिर उन्होंने बात की पूर्व क्रियात्मक काल, प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो कि 2 से 7 साल का होता है, जब बच्चा अपने हाथ पाँव को चलाना सीखता है। ठीक है, फिर थर्ड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड, स्थूल क्रियात्मक काल, जो कि 7 से 11 साल तक के बीच का होता है, जिसमें बच्चा क्या होता है, वो चीज़ों को स्थूल रूप से सीखता है, वो उसका एक फाउंडेशन शुरू होता है। और चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड, औपचारिक क्रियात्मक काल, 11 से 15 साल। जबकि हम कह सकते हैं कि कोई एक बच्चा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपको 10 साल से पहले आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें की हैं वो आपको याद नहीं होंगी,
लेकिन 10 साल के बाद 11 साल से आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो गई होंगी, तो उसी पीरियड को औपचारिक क्रियात्मक काल कहा जाता है। तो ये तो हो गए आपके किशोरावस्था के शिक्षार्थी। फिर इसके बाद आते हैं आपके एडल्ट लर्नर्स, वयस्क विद्यार्थी। इनके लिए मेथड होता है एंड्रेगॉगी, जिसमें वो खुद से सीखते हैं। भारत में वयस्कों की उम्र 15 से 35 साल कही गई है और यूनेस्को और ओईसीडी के रिपोर्ट्स के अनुसार वयस्क 24 से 65 साल तक के लोगों को हम कह सकते हैं। फिर आता है आपका डैले का कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, डैले का अनुभव शंकु। उन्होंने एक शंकु बताया था जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे सीखता है। तो उन्होंने कहा कि 10% हमको वो चीज़ें याद रहती जो कि हमने कहीं पढ़ी होती हैं। तो पढ़कर हमें 10% याद रहता है, सुनकर हमें 20% याद रहता है, देखकर 30%, और जब हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो हमें 50% चीज़ें याद रह जाती हैं। जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं तो हमको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। फिर कहकर और लिखकर जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो 70% चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, और जब हम चीज़ों को करके सीखते हैं तो हमें 90% चीज़ें हैं जो कि हमको याद रह जाती हैं और हम उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। तो अगर आप इस एक्सपीरियंस का ये जो मॉडल है, अगर आप इसको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो तो आप बहुत सारी चीज़ें, अपनी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। जैसा होता है ना कि हम कैसे याद रखें, तो 90% का केस क्या है, करके सीखना। और अगर आप करके नहीं सीख सकते क्योंकि समय की कमी है, तो उसके बाद बेस्ट ऑप्शन क्या है, कहना और लिखना। मतलब कि कोई चीज़ मान लो याद नहीं हो रही है तो आप उस बात को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, फिर उसको लिखिए भी। तो इन दो कामों को करेंगे तो 70% चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो ये डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर लर्निंग के बाद लास्ट में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन बेसिकली 3 शब्द होते हैं, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। तो आम भाषा में तो हम लोग तीनों को एक साथ ही यूज कर देते हैं, मापन, आकलन, मूल्यांकन, लेकिन तीनों में डिफरेंस होता है। तो जानते हैं कि ये डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए 3 सर्कल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। तो मेजरमेंट क्या है, छोटा सर्किल है। मेजरमेंट का अर्थ होता है संख्यात्मकता, मतलब कि ये उन चीज़ों की बात करता है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने कोई स्कोर पाया, 100 नंबर का पेपर है, उसने 80 नंबर पाया, तो हमने उस तरीके से जब उसका मूल्यांकन किया कि उसने कितना नंबर पाया, तो उसे हम मेजरमेंट कहेंगे, ठीक है। फिर होता है असेसमेंट। सभी बच्चों ने 80 नंबर, 85 नंबर पाया, लेकिन फिर हम जब देखते हैं कि कौन सा बच्चे ने टॉप किया, किस बच्चे ने बाकी बच्चों को छोड़ करके अपना एक अलग उनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया और किसने सबसे कम स्थान प्राप्त किया, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसको रैंकिंग कहते हैं। और ये जो तुलनात्मक रवैया है इसको ही असेसमेंट कहा जाता है, आकलन कहा जाता है, ठीक है। तो मेजरमेंट को लेकर के ही हम असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट एक बड़ा सर्किल है जिसके अंतर्गत आपका मेजरमेंट आता है, और फिर उसके ऊपर आपका आता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन उस पार्टिकुलर स्टूडेंट से ही जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने इस बार 60% पाया, ठीक है, और फिर जो अगला अगर मान लीजिए एग्ज़ाम वो देता है और उसमें अगर उसने 90% पा लिया, भले ही बाकी बच्चों ने 95+ पाया है, बट अगर हम देखेंगे तो उसका जो सीखने का, उसके खुद के कंपैरिजन से जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसी को इवैल्यूएशन कहा जाता है। और इवैल्यूएशन को ही सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। हमें उसकी जो प्रोग्रेस की जो लिमिट है उसको खुद से हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसी को स्वमूल्यांकन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों सर्कल्स हैं। तो मेजरमेंट असेसमेंट के बेसिस पर होता है और असेसमेंट के बेसिस पर इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन बड़ा सर्किल है, उसके अंतर्गत असेसमेंट आता है और असेसमेंट के अंतर्गत आपका आता है मेजरमेंट, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकारों की। तो मूल्यांकन के बेसिकली
कई प्रकार हैं। इसमें पहला है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। पढ़ाने से पहले जो इवैल्यूएशन होता है, जो उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। आप किसी टीचर के पास जब जाएंगे तो वो टीचर चेक करता है कि जो स्टूडेंट आया है उसको कौन कौन सी बातें पहले से पता है। आप चेक करोगे ना कि आखिर इसको कितना आता है, एकदम गधा है या इसको बहुत कुछ आता है, ये होता है ना। तो जब किसी स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले जब टीचर चेक करता है कि इस क्लास का या इस स्टूडेंट का कितना लेवल है, तो वो जो इवैल्यूएशन होता है उसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहा जाता है, जिसमें स्टूडेंट पहले से कितना सीख करके आया है या उसको बहुत कुछ आता है पहले से या नहीं आता है, तो ये उसमें आता है। फिर दूसरा आता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो कि पढ़ाई के दौरान की जाती है। इसमें आपका मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट होता है और स्टूडेंट को भी पता चलता है कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या हैं। वो टेस्ट में फ़ेल हो गया तो कहाँ पे उसने गलती की थी। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आती हैं। फिर लास्ट होता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो कि पढ़ाई के दौरान अचानक से सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया गया। बच्चा तो एकदम नॉर्मल था कि हाँ आ रहा है हमारा एग्ज़ाम, तो हम धीरे धीरे हर टेस्ट में ले रहे हैं, हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं। पर जब अचानक से टेस्ट होता है बिना उसको बताए, तो उस समय उसकी तैयारी कितनी है ये पता चलती है। तो उस तुरंत के माहौल में उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, ये जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आता है। फिर लास्ट है आपका समेटिव इवैल्यूएशन, जिसे एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। तो जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो लास्ट में एग्ज़ाम होता है और इसके अंतर्गत बच्चों को ग्रेड या सर्टिफिकेशन प्रदान होता है, तो इसे ही समेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो इवैल्यूएशन के कुछ नए नए क्राइटेरिया भी आए हैं, जिसमें CBCS है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हो गया है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। फिर नेक्स्ट आपका CGPA, जो कि CBSE बोर्ड से जो स्टूडेंट होंगे वो उनको पता होगा। तो CGPA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो ये सभी इवैल्यूएशन के कुछ टाइप्स हैं और इतनी ही मेन बातें थी जो कि आपके इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इस वीडियो की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है। और इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि सर हम लोग पॉलिटिकल साइंस को कैसे प्रिपेयर करें। जब हम लोग पेपर 1 का लगभग मोस्ट ऑफ द चीज़ें जब हम लोग कवर कर लेंगे, तो उसके बाद लगभग नेक्स्ट वीक से हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कंटेंट भी डालना शुरू करेंगे। पेपर 1 को डालने का सबसे मेजर जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी बच्चे पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो वो पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए कि आप उसको नेग्लेक्ट ना करो, इसलिए मैं पहले पेपर 1 को कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि इस वीक में लगभग कंप्लीट हो जाएगा संडे या मंडे तक। उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।